सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम ममता सिंह राठौर और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक छोटे से गांव में रहती हूँ। 17 मई 2008 में मेरी दूसरी शादी होने वाली थी। जी हाँ, दूसरी शादी, क्योंकि मेरी पहली भी शादी हो चुकी थी। 2004 6 मार्च को मेरी शादी राजेश सिंह से हुई थी। मैं और राजेश अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थे। सब लोग भी यही कहते थे, इनकी जोड़ी तो ऐसी लगती है जैसे भगवान ने खूब ही प्रेम से बनाए हो। और हम दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई, क्योंकि हमारी हंसी मुस्कुराती जोड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। शादी के लगभग 1 साल के बाद की बात है। मुझे लेने मेरे भाई आए हुए थे और मैं उनके साथ अपने घर यानी मायके चली गई थी। मेरे घर जाने से पहले ससुराल में सब ठीक था। मैं अपनी सासू जेठानी देव और ससुर सबसे मिलकर खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर मुझे मायके गए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। लेकिन मेरे पति यानी कि राजेश मुझे लेने के लिए अब तक नहीं आए थे। ऐसा 1 साल में अब तक कभी नहीं हुआ था कि मैं 2 महीने के लिए उनसे दूर थी और उन्होंने मेरी हाल खबर लेने के लिए मुझसे कोई संपर्क न करा हो। वो अक्सर हमेशा 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही मुझे लेने आ जाते थे, पर इस बार 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद मैंने अपने भाई से कहकर गांव में फोन करवाया किसी के पास, क्योंकि पहले गांव में हर किसी के पास फोन नहीं होता था। फिर मेरे भाई ने मेरे ससुराल के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि राजेश तो उसी रात को तुम्हारे घर चला गया था जिस दिन तुम लोग ममता को लेकर गए थे। उन लोगों की बात सुनकर मेरे भाई ने बड़ी हैरानी के साथ कहा, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? 2 महीने से तो हमें कुछ पता भी नहीं उनके बारे में। अगर वह यहाँ पर आते तो किसी को पता कैसे नहीं चलता, और आप कह रहे हो कि वो उसी रात निकल गए थे। लेकिन ससुराल वाले मेरे भाई की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, राजेश तो यहाँ से निकल गया था तुम्हारे घर। उसके बाद जब मेरे भाई ने घर आकर मुझको बताया कि वह लोग ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे एक अजीब सा डर और चिंता सताने लगी। एक पल में मानो मेरी जिंदगी ही तबासी हो गई थी। मेरे भाई, पापा, हम तीनों ही मेरे ससुराल गए, पर वहां गांव और घर के सभी लोग यही बता रहे थे कि राजेश उसी शाम को अपने ससुराल यानी मेरे मायके चला गया था। हम सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर राजेश गए तो गए कहां। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखवाया। एफआईआर करवाने के बाद मैं अपने मायके वापस आ गई अपने भाई और पापा के साथ। लेकिन पुलिस वालों को राजेश की कोई भी खबर नहीं मिली और धीरे धीरे लगभग 2 साल बीत गए। फिर भी पुलिस वालों को राजेश के बारे में कुछ भी पता ना चला और आखिरकार राजेश की फाइल उन्होंने बंद कर दी। मेरे घर वालों ने भी मुझे ससुराल नहीं जाने दिया और अब इस घटना को 3 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है और अब मेरी दूसरी शादी मेरे घर वाले करवा रहे थे। मेरी दूसरी शादी से राजेश के घर वालों को कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छे से बीत गया था। और 17 मई 2008 को मेरी शादी संदीप से हुई। शादी की पहली रात में ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने यह बात उस समय संदीप को नहीं बताई थी। रात के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं अपने कमरे में अकेले थी और आज यहाँ ससुराल में मेरे पहली याद थी। तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर पीछे से हाथ रखा और मेरा कंधा सहलाने लगा। एक झटके से मैंने पीछे देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। बकायदा कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा ही बंद था, पर मुझे उस हाथ का स्पर्श साफ साफ महसूस हुआ था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब से मैं दोपहर से यहाँ आई हूँ तब से मुझे अजीब महसूस हो रहा था। पर थोड़ी देर में दरवाजा खोलते हुए संदीप अंदर आ गया था और उसके आते ही मैंने उसे सारी बात बताई जो आज दिन भर मेरे साथ हो रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप ने मुझे समझाते हुए कहा, ममता, आज तुम अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ एक अनजान जगह पर आई हो। शायद हो सकता है इसलिए तुम ऐसा लग रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब है ना यहाँ पर। वो रात मेरी किसी तरह बीती और मैं सोच रही थी कि काश संदीप की बात सही हो, पर ऐसा नहीं था। अपने ससुराल में हर दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि मेरे गले में ऐसे निशान पड़ गए थे जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी जान लेना चाहता हो, क्योंकि जब मैं सोती तब मुझे बड़े ही भयानक भयानक से सपने आते और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीट हुआ जंगल की तरफ से नदी में फेंक रहा हो। और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरा गला पूरी ताकत से कोई दबा रहा हो। हर रात मेरी चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। अब मेरे यहाँ ससुराल के लोग भी तंग आ चुके थे और बोलते थे
पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया और यह मुसीबत अपने घर लेकर आ गए हम लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर मेरा कोई काबू ही नहीं है और मैं जो बोलना भी नहीं जाती थी वह मेरे मुंह से निकल पड़ता। फिर एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर वालों को बताया और उसके बाद मेरे पापा और भाई फौरन मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं किसी को पहचानती भी नहीं थी और ना चाहते हुए भी मैं अनाप शनाप बोल रही थी और यही बोल रही थी, सबको मार दूंगा, बदला लेकर रहूंगा। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा और सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे और वो सभी मुझे लेकर एक बाबा के पास गए। वहां बाबा ने मुझ झाड़ा और गले में एक ताबीज बांधा। बाबा को शायद ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि शादी के बाद ससुराल आते हुए कोई हवा मिली होगी। इतना बोलकर बाबा ने मेरे एक ताबीज बांधी और उसके बाद कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पिछली सारी बातें भुलाकर अब मैं ससुराल में खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरे पति संदीप देहरादून में काम करते थे और वह छुट्टी लेकर आए हुए थे अपनी शादी के लिए और अब वह वापस जाने के लिए तैयार थे। मुझे भी उनके साथ ही जाना था। हम लोग देहरादून में आकर तिवारी जी के घर पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी हमारी जिंदगी में वो दिन आ गया। एक दिन अचानक नहाते वक्त मेरी वो ताबीज टूट गई और गिर गई। मुझे उसके बारे में पता भी नहीं चला कि वह कहाँ और कब गिरी। तब फिर एक रात को मैंने रोज की तरह ही खाना बनाया और खाना खाकर मैं और मेरे पति दोनों सो गए। फिर रात को लगभग जब घड़ी में 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी और मैं झटके से अपने बेड से उतर गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर मेरा कोई काबू नहीं है। मैं कमरे से बाहर की ओर भागने लगी। तभी मेरे पति संदीप भी उठ गए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश करी तो मैंने उनको एक झटके में नीचे पटक दिया और मेरे मुंह से जो शब्द बोलना भी नहीं चाहती थी वह निकल रहा था। मेरे मुंह से निकला, यह मेरी है और इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये सिर्फ मेरी है, मार दूंगा। मेरी ऐसी हालत देखकर संदीप काफी डर चुके थे और मैं संदीप को बहुत बुरी तरह से घूर रही थी और मेरी आंखें एक भयानक जानवर की तरह लग रही थी। मेरे ऊपर मेरा कोई बस नहीं था। मैं अजीब अजीब सी आवाज निकाल निकाल कर चिल्ला रही थी और चीख रही थी। संदीप मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं संदीप को धक्का देकर हर बार हटा दे रही थी और कभी मैं अपना सर दीवार पर पटकती तो कभी अपना हाथ जमीन पर पटकने लगती। उस समय मेरे पूरे शरीर से खून निकलने लगा और मेरी हालत काफी गंभीर से हो गई। मेरी आवाज भी काफी बदल गई थी। मैं उसी भयानक और खतरनाक आवाज में बस यही बोल रही थी, इसे मार दूंगा, यह मेरी है, मैं रास्ते में जो भी आएगा उसे ही मार दूंगा। संदीप मुझे संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी कोशिश में वह नाकाम थे क्योंकि मेरे अंदर ना जाने पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई थी। मैं संदीप के काबू में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। मैं दरवाजे से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करी, लेकिन जब तक हमारे मकान मालिक तिवारी जी और उनकी पत्नी जाग चुके थे, तिवारी जी और संदीप और उनकी पत्नी तीनों मुझे पकड़कर बड़ी मुश्किल से कमरे के अंदर लेकर आए। तिवारी जी पंडित थे जो कि पूजा पाठ करते थे और उनकी पत्नी पूजा पाठ करती थी और भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। तभी उनकी पत्नी ने मेरे बालों को जोर से पकड़कर मेरा चेहरा जमीन में दबा दिया और मुझसे जोर से चिल्लाते हुए पूछा, अब बता कौन है तू। लेकिन मेरे मुंह से बस वही अनाप शनाप वर्ड निकल रहे थे। पंडित जी ने यानी तिवारी जी ने उसी समय वहां पर थोड़ी आग जलाई और मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी पत्नी ने लगातार मेरे ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन मुझे उस समय उनके थप्पड़ मारने का कोई असर महसूस भी नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक अलग किस्म की खतरनाक शक्ति थी और मैं अपने आप को झटक कर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पंडित जी की पत्नी ने अग्नि में कुछ सामग्री डाली और मंत्रों को पढ़ने लगी और फिर मुझसे पूछा, अब बता कौन है तू। तभी मैंने एकदम से सबको झटक कर बाहर भागने की कोशिश करी, पर सबने मुझे फिर पकड़ लिया और फिर मैंने अपना सर दीवारों पर पटक पटक कर जमीन पर गिर गई और मैं अपने हाथ पैरों को भी पटक रही थी। उस समय मेरे पूरे शरीर से उस खून निकल रहा था, लेकिन मुझे दर्द का अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब पंडित जी की पत्नी बहुत गुस्से में थी और उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे अंदर घसीट दिया और लोहे की रोड में आग जलाकर बिल्कुल लाल कर दी और कहा, अब मैं तुझे यही जलाकर भस्म कर दूंगी, वरना बता तू कौन है। पंडित जी की पत्नी ने मेरे सर को पकड़कर जमीन में दबाए रखा और तभी मेरे अंदर से आवाज निकलने लगी, मैं राजेश हूं, यह मेरी पत्नी है और ये सिर्फ मेरी है, इसे मैं ले जाऊंगा, ये किसी की भी नहीं हो सकती। पंडित जी की पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाते हुए और गरजते हुए कहा, ये तेरी पत्नी कैसे है। और फिर मेरे अंदर से आवाज आए, इसकी मेरी शादी हुई थी, अब ये मुझे भूल गई है, इसलिए मैं इसे मार दूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मंत्र को पढ़ते हुए मुझे अपनी पकड़ से बहुत ज्यादा दबा लिया और फिर कहा, अब तो उसकी शादी हो गई है और तू इस दुनिया में नहीं है, क्यों परेशान कर रहा है इसको।
तो फिर उसने कहा, जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनको ही मार दूंगा और इसको अपने साथ ले जाऊंगा। किसने मारा है तुझे और क्यों मारा है? बता। जब मेरी पत्नी मायके गई हुई थी तो रात को मेरे बड़े भाई और मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभी ने मिलकर मुझे मार डाला। उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे मारा और मेरी लाश को गोमती में फेंक दिया। इसलिए मैं सबको मारूंगा और उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जो सरिया गर्म करा था उसे मेरे पैर के तलवों में लगा दिया। वो सरिया मेरे पैरों के तलवे में लगते ही मेरी चीख की आवाज बहुत तेज बढ़ गई, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। पर अब से एक अजीब सा अनुभव होने लगा जो कि मैं शायद बता भी नहीं सकती कैसा था। थोड़ी देर में एकदम से मैं बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई और उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मुझे मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का और तुरंत मेरे गले में ताबीज बनाकर बांधी और एक ताबीज मेरे हाथों में बांध दी। फिर उन्होंने कहा, जब तक ये ताबीज रहेगी तब तक ऐसी कोई ताकत तुमको परेशान नहीं कर सकती, और हाँ, अगर तुम्हें अपने पति को मुक्त करना है तो तुम्हें अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाना होगा, जो तुम उनके घर पर ही जाकर करवा सकती हो, तभी यह सफल हो पाएगा। उस दिन के बाद से मेरी हालत बहुत खराब थी क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी और मेरा खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टर से इलाज के बाद मेरी तबीयत तो कुछ दिन में ठीक हो गई और मैं भी नॉर्मल सी हो गई, लेकिन मैं और संदीप यही सोच रहे थे कि हमारी बात पर कोई विश्वास करेगा भी या नहीं कि राजेश को उसके घर वालों ने ही मारा है। ना ही पुलिस हमारी मदद कर सकती थी इसमें, तो हम कैसे मुक्त कर सकते हैं उसे, या फिर कैसे उसे इंसाफ दिला सकते हैं। पंडित जी और पंडित जी की पत्नी जहां पर रहते हैं देहरादून में, वहीं पर उसके नाम से मेरे साथ मिलकर अंतिम संस्कार की रस्म एक दिन पूरी तो कर दी, लेकिन पंडित जी की पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कभी भी भूल कर भी यह ताबीज मत निकालना, क्योंकि उसकी पूर्ण मुक्ति तभी हो सकती है जब वह अपना बदला लेगा या उसका अंतिम संस्कार उसी के घर पर विधि विधान से एक बार हो जाए। अब इस घटना को लगभग 10 से 12 साल बीत गए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी शायद आज भी उसी दोराहे पर खड़ी है। अभी मैं सोचती हूँ कि कैसे से इंसाफ दिलाऊंगा।